हेलो हेलो भीरगु बाबा की पावन नगरी बागी बलिया के इस कार्यक्रम में उपस्थित उत्तर प्रदेश जनता दल के प्रदेश संयोजक भाई सत्येंद्र पटेल जी, यहाँ पर उपस्थित इस कार्यक्रम के संयोजक और उत्तर प्रदेश पार्टी के महासचिव श्रद्धेय अवलेश सिंह जी, बलिया के जिला अध्यक्ष श्री भरत भूषण प्रताप सिंह जी, किसान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर BL वर्मा जी, जनता दल के प्रदेश उपाध्यक्ष आदरणीय संजय सिंह जी, प्रदेश महासचिव श्री सुशील कश्यप जी, प्रदेश महासचिव श्री सुशील पटेल जी, जनता दल के बिहार के नेता भाई मोहन राजभर जी, मैरवा के नगर परिषद के अध्यक्ष के प्रतिनिधि श्री हेमंत कुमार गुप्ता जी, जनता दल के वरिष्ठ नेता श्री सुधा तिवारी जी, संतोष पटेल जी, जयप्रकाश पटेल जी, मैरवा के प्रमुख श्री वीरेंद्र कुशवाहा जी, जनता दल के वरिष्ठ नेता कृष्ण बिहारी सिंह जी, और आज के इस मौके पर उपस्थित श्री विशाल राजभर जी, श्री सुबेदार राजभर जी, डॉक्टर सतीश चंद्र राजभर जी, डॉक्टर बसंत राजभर जी, विजय बाबू, मंच पर बैठे सभी सम्मानित नेतागण और बलिया जिला के सभी इलाकों से आए हुए सभी जनता दल के सभी प्रमुख साथीगण, माता बहनें, प्रेस के सभी प्रतिनिधिगण, उपस्थित सभी भाइयों और बहनों, आप लोग काफी देर से यहाँ बैठे हैं और हाल में इस कदर गर्मी है कि बैठना भी मुश्किल है। आपकी परेशानी को, आपकी दिक्कत को मैं समझ रहा हूँ और काफी देर से यहाँ पर बैठे हैं। कुछ लोग हाल के अंदर हैं, कुछ लोग हाल के बाहर हैं, जिनको गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रहा है, वो हाल के बाहर है। आज जनता दल का एक दिवसीय कार्यकर्ता सम्मेलन है और इस सम्मेलन के माध्यम से अपने संगठन को मजबूत करना चाहते हैं और सदस्यता अभियान को भी तेज करना चाहते हैं। हमारा काम तो दोनों चल रहा है, संगठन का भी काम चल रहा है और सदस्यता का भी काम, सदस्यता भर्ती अभियान भी चल रहा है। लेकिन जिस प्रकार की चुनौती हमारे सामने देश के अंदर है, जिस प्रकार के देश के सामने चुनौतियां हैं, उसका मुकाबला हम सबको करना है और जनता दल के साथियों की बड़ी जवाबदेही है देश भर के अंदर कि उनको बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेना। इसलिए संगठन को भी करना है और सदस्यता अभियान को भी चलाना है। हम
हम ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहते, लेकिन ये धरती समाजवादियों की धरती है। ये धरती लोकनायक जयप्रकाश की है, धरती चंद्रशेखर जी की धरती है। और इस धरती में अन्याय करने वाला हमेशा पछाड़े जाते रहे और न्याय करने वाले हमेशा जीतते रहे। इस धरती की ताकत है, धरती की। इसी हौल से देश में परिवर्तन हुआ था। बलिया के साथियों ने अन्याय के खिलाफ लड़ा, जुल्म के खिलाफ लड़ा। फिर बलिया के टाउन हॉल से जुल्म और अन्याय के खिलाफ हम अपनी मुहिम को तेज करेंगे। और जो संकल्प 2024 का है, भाजपा भगाओ, देश बचाओ, संविधान बचाओ, भाजपा भगाओ का जो हमारा नारा है, इसको लेकर हम सब लोग आगे बढ़ेंगे। आखिर जरूरत क्यों पड़ी हमें भाजपा को भगाने का? इस बात को समझना पड़ेगा और समझाना भी पड़ेगा। देश के शासन करने वाले लोग, सशक्त कुर्सी बैठे लोग अगर जुमला का सहारा लेने लगे, ये देश उनके हाथों में सुरक्षित नहीं रह सकता। देश में जरूरत है ऐसे लोगों की जो देश के किसानों की बात को समझे, देश के नौजवानों की बात को समझे, उनकी समस्या का निदान करे, उनके समस्या का हल करे, देश में महिलाओं की समस्या का हल करे, देश में जो गरीब लोग हैं, लाचार लोग हैं, परेशान लोग हैं, प्रताड़ित लोग हैं, उनकी हालात को समझे और उनकी हालात को समझकर उसका निदान करने की कोशिश करें। शासन का मतलब ये होता है, प्रशासन का मतलब ये होता है, शासन और प्रशासन का मतलब ये नहीं होता है कि आपस के सौहार्द को बिगाड़ना, मिल्लत को बिगाड़ना, भाईचारा को बिगाड़ना। ये शासन और प्रशासन का ये मतलब नहीं होता है। देश के 10 कुर्सी पर बैठे लोग आज नफरत का वातावरण बना रहे हैं, आज भाई भाई में लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। मंदिर और मस्जिद में देश के लोगों को उलझाना चाहते हैं। जो देश में रोजगार का सवाल है, जो देश में महंगाई का सवाल है और देश में संविधान जो खतरे में है, इन सवालों को उजागर करना चाहते हैं। तो हमें समझना पड़ेगा हम कैसे इससे निजात पा सकते हैं, कैसे इसका मुकाबला कर सकते हैं। इसके लिए आज हमने अपने कार्यकर्ता साथियों के साथ बैठ करके उनकी भी बात को हम लोगों ने सुना है और अपनी भी बात को यहाँ से आपके बीच में रखना चाहते थे। साथियों, हमने जो काम किया, देश का कोई राज जोड़ा नहीं लगा सकता है। बिहार में हमने काम किया नीतीश कुमार जी के लेकर, और यही वजह है कि आज पूरे देश की विपक्षी पार्टियां आज नीतीश कुमार जी की पहल पर सारा गोलबंद हो रहे हैं, सारी पार्टियां गोलबंद हो रही है। एक बैठक तो पटना में हुई है और पटना की राजधानी से हुंकार भरे हैं। सभी लोगों ने कहा है कि हमारे सामने 2024 की चुनौती है, उसका हम सब लोग मिलकर के मुकाबला करेंगे। दूसरी भी बैठक होने वाली है और दूसरी जब बैठक होगी तो पूरी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। लेकिन पहली बैठक से ही भाजपा के छोटे से बड़े नेताओं में बेचैनी का वातावरण है, परेशान लग रहे हैं और तरह तरह से आज सवाल उठाए जा रहे हैं। कि सवाल उठाना है तो उठाएं, इसकी चिंता हम लोग को नहीं है, लेकिन चिंता है, देश की चिंता है। देश में आपसी मिल्लत और प्रेम, भाईचारा जो बिगाड़ने की कोशिश हो रही है, ये हमारी चिंता है। हमारी जो संस्कृति है, जो हमारी सभ्यता है, उस पर भी कुठाराघात करने की कोशिश हो रही है, इसकी हमारी ये चिंता। आप जानते हैं कि आज जो देश में बैठे लोग हैं वो अमृत महोत्सव मना रहे हैं। ये उत्तर प्रदेश में भी जो सरकार है, भाजपा की सरकार है, ये भी आज अमृत महोत्सव मना रहे हैं। अब सोच लीजिए कि जिसको देश की आज़ादी में कोई योगदान नहीं है, एक आदमी बता दे भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता का देश की आज़ादी में कोई योगदान है? आरएसएस जो उनका पुरखा है,
जो आरएसएस के इशारे पर भारतीय जनता पार्टी का पूरे देश में संचालन होता है, वो एक आदमी का नाम बता दे कि देश की आज़ादी में उनके किसी लोगों की कुर्बानी हुई है, देश की आज़ादी में कोई उनका योगदान है नहीं है, और देश में आज जश्न मना रहे। इतिहास को बदलने की कोशिश हो रही है, इतिहास को बदलने की कोशिश की जा रही है, संविधान को बदलने की कोशिश की जा रही है। देश में सबसे बड़ा खतरा आज ये इस सवाल का है। आज जब हम सवाल उठाते हैं, जाति आधारित गणना का सवाल उठाते हैं, ये भारतीय जनता पार्टी तिलमिला जाती है, भारतीय जनता पार्टी के नेता तिलमिला जाते हैं। जब साथ रहते हैं तो कहते हैं जाति आधारित जनगणना होनी चाहिए, और जब अलग होते हैं तो कहते हैं जाति आधारित गणना नहीं होनी चाहिए। आज देश की मांग है, देश की जरूरत है, जो पिछड़े लोग हैं, जो दलित लोग, दबे हुए लोग हैं, जो सताए गए लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, जो मुख्य धारा से वंचित है, आज जरूरत है कि जाति आधारित जनगणना उनके लिए कराई जाए, और जाति जनगणना कर करके जिसकी जैसी आबादी है उसके लिए योजना सरकारें बनाए और उनकी तरक्की की बात करें, उनके विकास की बात करें, उनको मुख्य धारा में शामिल करने की बात करें, ये बात उठाई जाती है। जब बिहार के मुख्यमंत्री जी ने इस सवाल को उठाया ही नहीं, बल्कि उसको लागू करने की दिशा में पहल की, एक साजिश के तहत उसको रोकने की कोशिश हो गई, और कोशिश में भी कामयाब हो गए। षड्यंत्र करके उसको रोकने की कोशिश उन लोगों ने की। कोई हाई कोर्ट चला जाता, कोई सुप्रीम कोर्ट चला जाता है, और जो गरीब लोग हैं उनको अधिकार संचित करने की कोशिश की जाती है। ये भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की बड़ी साजिश है कि जो गरीब लोग हैं उनको किसी भी कीमत पर हक नहीं मिले, ये भारतीय जनता पार्टी चाहती है। बाबा साहब ने तो कहा था कि जो अंतिम कतार में बैठा हुआ व्यक्ति है, जो अंतिम श्रेणी में बैठा हुआ है, जिसके घर में सदियों से उजाला नहीं है, अंधेरा है, उसके घर में रोशनी पहुंचाने की बात बाबा साहब ने कहा था। और बाबा साहब जब ने कहा था संविधान में उसका प्रावधान किया गया है, तो निश्चित रूप से चाहे किसी भी जाति और किसी भी धर्म के लोग हों, जो अंतिम कतार में खड़ा है, बैठा है, उसको मुख्य धारा में जोड़ने की जवाबदेही चाहे राज्य में सरकार हो, चाहे दिल्ली के केंद्र में सरकार है, उनकी जवाबदेही होनी चाहिए। तब जब ये सवाल उठाया जाता है तो कहते हैं हम लोग राजनीति करते हैं, सवाल उठाया जाता है तो कहते हैं कि हम लोग छेड़छाड़ करते हैं। तो ये छेड़छाड़ करने वाले, भेदभाव करने वाले लोग तो 2024 में जब तक सत्ता से नहीं हटाया जाएगा, तब तक ये गरीबों का अधिकार और हक नहीं मिल सकता। हमें मौका मिला बिहार के लोगों से द्वारा दिया बिहार में नीतीश कुमार जी को, और बिहार में 18 सालों से बिहार में नीतीश कुमार जी शासन कर रहे हैं। हमने किसी को नहीं छोड़ा, सब कोशिश किया। और एक दो उदाहरण देकर अपनी बात को समाप्त करेंगे। किस तरह से बिहार में हम सब लोग को साथ लेके चल रहे हैं, उसी प्रकार से आज पूरे देश से सबको साथ लेके चलने की जरूरत है, तभी ये देश आगे बढ़ेगा। नफरत से समाज नहीं बनता है, नफरत से समाज आगे नहीं चलेगा। आपस में मिल्लत से, आपस में प्रेम से, भाईचारा जहाँ होगा वह देश आगे बढ़ेगा, वो राज्य आगे बढ़ेगा, वो समाज तरक्की करेगा। तो नफरत के वातावरण को समाप्त करना है, और ये समाप्त तभी होगा जब 2024 में महागठबंधन की सरकार दिल्ली में बनेगी और भाजपा को हटाएंगे, तभी नफरत का वातावरण खत्म होने वाला। मैं एक दो उदाहरण से देकर अपनी बात को खत्म करना चाहता हूँ कि किस तरह से बिहार में हम लोगों ने, सभी लोगों के लिए हम लोगों ने काम किया। गरीबों के लिए भी काम किया, चाहे किसी भी जाति को हो, किसी धर्म को हो, किसी मजहब के मानने वाले हो, किसी बिरादरी को हो, सबको एक साथ लेकर चलने का काम किया। एक योजना बिहार में हम लोगों ने लागू किया, जिसकी चर्चा हमारे कई नेता ने किया। एक 7 विषय योजना बिहार में हम लोगों ने लागू किया। 2015 से शुरू किया इसको, 2016 से इसको जमीन पर, धरातल पर उतारने का काम किया। ये हर घर में नल का जल पहुंचाने की योजना हम बिहार में शुरू की 7 से। हमने हर घर में बिजली पहुंचाने की योजना 7 से योजना
में शामिल करके शुरू किया। बिहार में देश का पहला राज्य बिहार है, जहां हर घर में बिजली पहुंचाने वाला बिहार पहला राज्य है। तो हमने किसी को नहीं छोड़ा, लेकिन हमने शुरुआत कहां से की? जिसके लिए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी चिंता करते थे, जिसके लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर चिंता करते थे, जिसके लिए सरदार पटेल चिंता करते थे, वहीं से इस योजना को हम लोगों ने शुरू किया। जो गांव के गरीब लोग हैं, जो अंतिम श्रेणी में बैठे हैं, अंतिम कतार में जिनका घर है, वहां पहले सबसे पहले बिजली हम लोगों ने पहुंचाया, वहां शौचालय हम लोगों ने पहुंचाया। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के सपनों को हमने बिहार के हर घर में हम लोग पहुंचाने का काम किया। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने कहा था लोकसभा में, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री, क्या कहा था? कहा देश की महिलाओं के लिए अगर उनके लिए सम्मान घर बना दीजिए, यानी शौचालय का निर्माण उनके महिलाओं के हर घर में निर्माण करा दीजिए, तो मैं न लोकसभा में आपका विरोध करूंगा और न लोकसभा से बाहर विरोध करूंगा। तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के सपनों को साकार करने में बिहार देश का पहला राज्य है। और इस योजना का नाम भी हमने क्या रखा? इस योजना का नाम रखा लोहिया स्वच्छ अभियान बिहार। और लोहिया स्वच्छ अभियान के तहत हर घर में शौचालय निर्माण का काम किया। ये भारत सरकार, लोग कहेंगे कि तो भारत सरकार भी काम कर रही है। भारत सरकार जो काम करती है उसका भी नाम स्वच्छता भारत स्वच्छता अभियान उसका नाम है, और हम जो काम करते हैं बिहार में उसका लोहिया स्वच्छ अभियान नाम। दोनों में फर्क यह है, पत्रकार महोदय बैठे हैं, दोनों में फर्क यह है कि सिर्फ गरीबी रेखा से नीचे बसर करने वाले लोगों के लिए भारत सरकार 12,000 रुपया देता है। और बिहार के मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जब हमको पूरी तरह से ओडीएफ करना है, पूरी तरह से स्वच्छता अभियान चलाना है, हर गांव को स्वच्छ और सुंदर बनाना है, तो हमें सबके घर में शौचालय होने चाहिए। जिसके घर में, जिसका नाम गरीबी रेखा में है, उसके घर में भी बनना चाहिए। और जिसके घर में जिसका नाम गरीबी रेखा में नाम नहीं है, उसके घर में भी बनना चाहिए। बिहार में एक तरह से शौचालय का हम लोगों ने निर्माण करा। ये काम बिहार की सरकार करती है। और वहीं से शुरू किया। जो गरीब लोग हैं, अंतिम श्रेणी में है, जो दलित परिवार के लोग हैं, जो महादलित परिवार के लोग हैं, वहीं से इसके शुरुआत किया। और बिहार में हर घर में शौचालय का भी निर्माण करा दिया। नल का जल कहां से शुरू किया? बिहार पहला कि 2016 में कि जो दलित समुदाय का गांव, टोला है, मोहल्ला है, बाढ़ है, उसी वहीं से इस योजना को हम शुरू कर रहे हैं। तो लोगों में खबर फैली कि ये दलितों की बात करने वाली सरकार है, गरीबों की बात करने वाली सरकार है। लेकिन हमने तो योजना 5 साल के लिए बनाया, और हमने कहा 3 बार 2016 में बनाएंगे। जो सबसे ज्यादा दलितों की आबादी का जो हमारा वार्ड होगा, उसको हम 3 बार को लेंगे। उससे कम आबादी घट वाले को भी 2017 में 3 बार, 2018 में 3 बार, 2019 में 3 बार, और 2020 में जितने वार्ड बचे हुए थे, सभी वार्डों में हर ग्राम पंचायत को हम लोगों ने शामिल करके उसमें घर में नल का जल पहुंचाया। 98% घरों में हम लोगों ने बिहार में नल का जल पहुंचा दिया। और कुछ घर में नहीं पहुंचा है, वो भी पहुंच रहा। देश के प्रधानमंत्री जी बैठे हैं, लंबा लंबा भाषण देश व विदेशों में करते हैं। देश संभल नहीं रहा है, देश के नौजवान के हाथ बेकार है। देश में महंगाई का यह आलम है कि हर गरीब आज तड़प रहा है, हर गरीब परेशान हो रहा है। 2 टाइम की रोटी के लिए भी इनके पास कोई खिदमत नहीं है, इनके पास कोई योजना नहीं है गरीबों के लिए। तो इससे हम लोगों ने इसको शुरुआत किया, हर घर में नल का जल पहुंचाया। और गरीब से लेके अमीर तक के जो जिस घर में नल का जल नहीं था, वहां पर हम लोगों ने पहुंचाने का काम किया। ये देश का पहला राज्य बिहार है। देश के प्रधानमंत्री जी को भी कहना पड़ा कि इस योजना को हम पूरे देश में इसको लागू करेंगे। बिहार ने अच्छा काम किया है, नेक काम किया है, इसको हर लोग की जरूरत की हम पूर्ति करेंगे। अब हम करेंगे कि जुमला रहेगा, ये तो देश की जनता जानेगी। हमने तो जो कहा था वो हमने करके दिखाया। हमने नाम रखा 7 निश्चय योजना। देखिए, देखा है पिछले साल जो बजट आया है भारत सरकार का, उसमें नाम हमारा बदल दिया उन्होंने। हमारा नाम नहीं बदला, अपना नाम बदल लिया, सप्तऋषि योजना नाम रख दिया। और भाई
काम करने की सलाहियत नहीं है, काम करने की शक्ति नहीं है, काम करने की क्षमता नहीं है, इच्छा शक्ति नहीं है गरीबों के लिए काम करने के लिए, तो भगवान का भी नाम बदनाम करने में क्यों लगे? हमारे ऋषियों मुनियों को नाम के नाम को भी बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। उसका नाम रखा है सप्त ऋषि योजना। ऋषि जी के नाम रखने से अपने से नल का जल घर में नहीं पहुंचेगा। सप्त ऋषि नाम रखने से अपने से घर में नल का जल नहीं पहुंचेगा। उसके लिए बजट में प्रोविजन करना पड़ेगा और दिल्ली दरिया दिखाना पड़ेगा कि हमारी सरकार गरीबों के काम करना चाहती है। लेकिन कोई गरीब वाली सरकार दिल्ली में नहीं। ये तो अडानी के लिए सरकार है, अंबानी के लिए सरकार है। ये जो गुजरात के जो लोग हैं, नीरव मोदी है, विजय माल्या है, ये जो लोग हैं दिल्ली, ये गुजरात के जो लोग हैं, 28 घराने हैं गुजरात के। 28 घरानों में पूरी देश की संपत्तियों को औने पौने भाव में बेचे जा रहे हैं। इनके हाथों में देश सुरक्षित नहीं रह सकता। उत्तर प्रदेश में क्या पूरे देश में मनरेगा योजना चलता है? मनरेगा योजना में 33% की कटौती की गई है। यहाँ पत्रकार लोग उतर बैठे, हमारे किसान भाई भी बैठे हैं। मनरेगा योजना का काम हमारे कौन करते हैं? हमारे ग्राम पंचायत के प्रधान करते हैं, जिला परिषद के हमारे सदस्य करते हैं, बीडीसी करते हैं। और ये जो हमारे मनरेगा की योजना 33% की भारत सरकार ने कटौती किया है। ये कौन काम करता है? ये गरीब लोग करते हैं काम, गांव के गरीब लोग, चाहे उत्तर प्रदेश के गरीब हो, बिहार के गरीब हो, बंगाल के गरीब हो, किसी राज्य के गरीब हो, वो गांव छोड़ करके, परिवार छोड़ करके दूसरे राज्य में मजदूरी के लिए, 2 टाइम की रोटी के लिए नहीं जाना चाहते। उनके लिए मनरेगा योजना यानी मजदूरों के प्लान को रोकने के लिए ये हमारी मनरेगा योजना है, उसमें भी 33% की कटौती की जा रही है। तो आप सोच लीजिए, गरीब जिससे 2 जून का रोटी जिसको मिलता था, पेट पाले जाते थे, गरीबों को काम मिल जाता था, गांव में रहने का, परिवार के साथ जीवन बिताने का अवसर मिलता था, उसमें भी भारत सरकार ने कटौती कर दी। इस प्रकार से भेदभाव हो रहा है। अडानी के लिए इनके पास पैसे की कमी नहीं है, अंबानी के लिए इसके पास पैसे की कमी नहीं है। नीरज मोदी और विजय माल्या करोड़ों रुपया लेकर के उड़ गया, उसको पकड़ने की सलाहियत नहीं है। लेकिन ये जरूर चुनाव आएगा तो कहेंगे काला धन लाएंगे और 15-15 लाख रुपया आपके खाते में भिजवा देंगे, ये जरूर बात कहेंगे। तो आप सोच लीजिए इनके कथनी और करने में कितना फर्क। एक उदाहरण देके अपनी बात को मैं समाप्त करूंगा। हमारी महिलाएं बैठी है, इनके बारे में अगर कुछ नहीं कहे तो निराश होकर चले जाएंगे। आधी आबादी के हिस्सेदार हैं, मालिक हैं हमारी महिलाएं बाप। हमारे जिस विभाग का मैं मंत्री हूँ, ग्रामीण विकास, बिहार में जीविका समूह की योजना हमारे ग्रामीण विकास से चलाए जाते हैं। जब हमें मौका मिला तो बिहार में 10,45,000 स्वयं सहायता समूह हमने बनाया और वैसी महिलाओं को हमने जोड़ा जो गांव में रहती है, घरेलू महिला है, चूल्हा बनाती है, परिवार का देखभाल करती है। 10,45,000 महिलाओं को उसमें शामिल किया और 1,30,00,000 घरों तक हम उनको पहुंचाने का था। क्यों? महिलाएं घर के चौखट से नहीं निकलती थी, गरीब है, लाचार है, किसी तरह साक्षर है, उनको आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में हमने काम किया। और आज हमारे 1,30,00,000 परिवार जो किसी तरह साक्षर हमारी महिलाएं हैं, अब 2 जून की रोटी के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए, बच्चों की दवाई के लिए किसी के आगे, वो महाजन के आगे अब उनको हाथ पसारने की है, वो आत्मनिर्भर हम लोगों ने बिहार में हमने शराबबंदी किया। सबसे ज्यादा प्रताड़ना का शिकार कौन होता था? सबसे ज्यादा हमारी बहनें होती थी। कमाने वाला अगर 300 रुपया बलिया में कमाता है और बलिया से 10 किलोमीटर पर उसका गांव है, तो 300 रुपया में से 200 रुपया ये बाजार में ही फूक देता है, 100 रुपया भी घर पहुंचता है कि नहीं उसकी गारंटी नहीं। यही काम बिहार में होता। और बिहार में शराबबंदी लागू किया तो फायदा क्या, वही बता देते हैं।
4,000 करोड़ का नुकसान तो सरकार को ही, लेकिन आज हॉस्पिटलों में दवाई कम गई। हॉस्पिटल में ज्यादा दवाई की जरूरत नहीं पड़ती है, नहीं तो जितना दारूबाज था वो बीमार ही पड़ जाता था, उससे ज्यादा दवाई पर ही खर्च हो जाता। बिहार में 11% दूध की बिक्री बढ़ी। ये शराबबंदी के बाद हमारे पत्रकार मित्र बैठे, नेट खोलेंगे सब इनको पता चल जाएगा। 16% बिहार में मिठाई की बिक्री बढ़ी। इसका क्या मतलब है? मतलब है जिसके घर में पहले शराब चलता था, अब उसके घर में दूध भी जाने लगे, चिंता बच्चों की होने लगी, उसकी चिंता परिवार को भी होने लगी, उसके घर में मिठाई भी जाने लगी। ये शराबबंदी के बाद के आंकड़े। और 19% सिलाई मशीन की बिक्री बिहार में बढ़ी। जो हमारे गांव की महिलाएं सिलाई के लिए, अपना घरेलू काम के लिए मशीन का इस्तेमाल करती है, ये महिलाएं हमारी सिलाई मशीन का इस्तेमाल करने लगी। 39%। 44% रेडीमेड कपड़े की बिक्री बढ़ी है बिहार में। यानी जो हमारे बच्चे 11 साल 12 साल के बच्चे जो रेडीमेड कपड़ा पहनते थे, उनकी बिक्री 44% बढ़ी। इसका मतलब जब शराब बिकता था, शराब पीते थे, उनके घरों के बच्चों को कभी रेडीमेड कपड़ा का दर्शन नहीं होता था। अगर होता भी था तो ऊपर वाला है तो नीचे वाला नहीं, और नीचे वाला है तो ऊपर वाला भी नहीं। स्कूल भी हमारे बच्चे नहीं जा पाते थे। ये हालत थी यहाँ। 44% रेडीमेड कपड़े की बिक्री बढ़ी। 12% महिला हिंसा में कमी आई। जो हमारी महिलाएं हैं गांव में, जिनके घर में शराब पीते, उनके पति पीते, उनके बेटे और बच्चे पीते थे, वो घर में जब पैसा लेके नहीं जाएंगे तो खाना कहां से बनेगा? घर में पैसा नहीं रहेगा तो त्योहार कैसे बनेगी, मिठाई कैसे बनेगी, पकवान कैसे बनेगा? ये पड़ताला की शिकार हमारी मां होती थी। 12% महिला हिंसा में कमी आई है बिहार में शराबबंदी के बाद। और सबसे बड़ा जो भी बिहार में हुआ शराबबंदी के बाद, वो हुआ जो हमारी नई पीढ़ियां हैं, जो नौजवान हैं, जिनकी शादी होती है 21 साल 22 साल में, और बिना दहेज की शादी नहीं, बिना बाइक की शादी नहीं। तो जिनको बाइक मिल जाता था दहेज में, वो बाइक इतना तेज चलाते थे बिहार में, समझते थे कि पहले ही वाला था। शादी के बाद जो बाइक खरीदते थे उसमें से 55% की रोड एक्सीडेंट की घटनाओं में कमी आई है बिहार में। ये परिवर्तन हुआ। जो हमारी नई पीढ़ियां, जो आने वाला देश का हमारा भविष्य है, नौजवान है, जिसके ऊपर उसका परिवार का आत्मनिर्भरता है, जिसके ऊपर आज देश को गर्व है, वैसे नौजवानों की भी जिंदगी हमने बचाई है और 55% रोड एक्सीडेंट की घटनाओं में कमी आई। इस प्रकार का काम शराबबंदी के बाद हुआ बिहार में। तो आप सोच सकते हैं कि शराब से कितना फायदा हुआ, और ज्यादा फायदा किसको मिला? जो गरीब थे, जो 2 जून की रोटी के लिए मजदूरी करता है, आज उसके घर में आज सब्जी भी जा रही है, उसके घर में दूध भी जा रहे हैं, उसके घर में बच्चों के लिए कपड़े भी जा रहे हैं, उसके घर में आज मिठाई भी जा रही है, और उसके घर में आज त्योहार भी मन रहा है, उसके घर में होली भी है, उसके घर में दीपावली भी है। एक परिवर्तन हुआ। देश की आधी आबादी चाहती है। मुझे तो कई राज्यों में जाने का अवसर मिलता है। मैं तो मध्य प्रदेश में गया था। जब वहां पर शराबबंदी के बारे में बात की तो महिलाओं ने जोरदार आवाज उठाई। मैं झारखंड का पहले प्रभारी था। मैं वहां जब जाता था, वहां महिलाओं ने आंदोलन किया। मैं उड़ीसा भी गया, वहां पर भी महिलाओं ने आवाज उठाई। यानी मैं छत्तीसगढ़ भी गया था, वहां की महिलाओं ने, वो देश की जो आधी आबादी है महिलाएं, जो शराब से शिकार हो रही है, सरकार से शराब से प्रताड़ना के शिकार हो रही है, उनके घर बर्बाद हो रहे हैं, उनके घर परेशान हो रहे हैं। आधी आबादी देश की चाहती है कि देश में शराबबंदी हो। आज न कल आधी आबादी की बात देश को मंजूर करना पड़ेगा, देश को मानना पड़ेगा, और देश में शराब जैसे कुरीतियों को बंद
करना पड़ेगा, तभी देश आगे बढ़ेगा। ये बात मैं कहना चाहता हूँ। आखिरी में अंत में अपनी एक बात कह के अपनी बात समाप्त करूंगा। जो हमारे किसान भाई यहाँ बैठे हैं, क्या किसानों की हालत कर रही है। कहा कि हम दोगुना कर देंगे आमदनियाँ, दोगुना आमदनी नहीं हुई, लेकिन आज देश में हमारे किसान अत्याचार कर रहे हैं। हमारे किसान देश में खेती छोड़ करके नौकरी की तरफ जा रहे हैं, व्यापार की तरफ जा रहे हैं। देश में किसान का बेटा किसान नहीं बनना चाहते। जब हमने कृषि विभाग के एक मीटिंग में हमने अधिकारियों से कहा कि आखिर ये बताओ कि डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनना चाहता है, प्रोफेसर का बेटा प्रोफेसर बनना चाहता, वकील का बेटा वकील बनना चाहता, आईएएस का बेटा आईएएस बनना चाहता है, आईएसपी का बेटा एसपी बनना चाहता है, आखिर किसान का बेटा किसान क्यों नहीं बनना चाहता है? आप सोचो, समझो, विचार करो और इसका जवाब दो। तो देश में किसान का बेटा किसान क्यों नहीं बनना चाहता? किसान की खेती घाटे में जा रही है, किसानों पर कहा ढाए जा रहे हैं। एक तो सरकार की मार है और दूसरी तरफ प्राकृतिक का भी मार किसानों पर कम नहीं पड़ रहा है। दो मार से किसानों को आगे बढ़ना है, दो मार को झेल करके हम किसानों को आगे बढ़ना है, तभी उनकी खेती उन्नत होगी। हमने तो जो काम किया सिर्फ ये बताना आपको चाहते हैं। बिहार देश का पहला राज्य है जहां हमने कृषि रोड मैप लागू किया बिहार में, और कृषि रोड मैप का शुभारंभ करने के लिए देश के महामहिम राष्ट्रपति जी आए, और तब से कृषि के क्षेत्र में बिहार आगे बढ़ रहा है। लेकिन बिहार में तो दो तरह की आपदाएं सामने आती हैं। एक तो बाढ़ का प्रकोप है, उत्तर बिहार का इलाका बाढ़ में डूब जाता है, सारे फसलें बर्बाद हो जाती है, जान माल की क्षति हो जाती है। और दूसरा दक्षिण बिहार है, जहां दक्षिण बिहार के जिले में सुखाड़ का प्रकोप से नुकसान हो जाता है। दो मार झेलने वाला राज्य अपने किसानों के उन्नत खेती के लिए, किसानों के आर्थिक स्थिति को ठीक करने के लिए हमने जो कदम बढ़ाया, कृषि रोड मैप बिहार में लागू किया। अब ये चौथा कृषि रोड मैप बिहार में लागू होने जा रहा है, और चौथा कृषि रोड मैप लागू होगा तो हम देश में जो योजनाएं भारत सरकार चलाती है, उससे इतर भी हम योजना चला के अपने किसानों के हालात को ठीक कर सकते हैं। एक फसल बीमा योजना पूरे देश में भारत सरकार की एजेंसी चलाती है। बिहार की सरकार और बिहार के मुख्यमंत्री कहा कि हम दिल्ली के भरोसे अपने किसान को मरने नहीं देंगे, अपने किसान की हालत को खराब नहीं होने देंगे। कहा बिहार में फसल क्षतिपूर्ति योजना भी बिहार में चलेगी। अगर बाढ़ से उनके फसल का नुकसान हुआ तो उनको मुआवजा देते हैं, अगर उनके बिचड़े गल जाते हैं तो उनको मुआवजा देते हैं, और अतिवृष्टि हो जाने पर अगर उसके खेतों में फसल नहीं लगते हैं तब भी उनको हम किसानों को मुआवजा देते हैं। और फसल होने के आखिरी दौर में अगर उसके किसानों के फसल का नुकसान हो जाता है तो उसकी भी भरपाई हम लोग करते हैं। ये किसानों को बिहार में सहायता करते हैं। जो मशीन है, टूल्स है, जो इक्विपमेंट्स है, उसमें सब्सिडी देते हैं, बीजों में सब्सिडी देते हैं, और किसानों की उन्नत खेती कैसे हो इसके लिए पूरी योजना बना करके हम काम करते हैं। हमारे किसान पूरी तरह तो नहीं, लेकिन अभी 50-60% किसान खेती की तरफ आ चुके हैं। अभी कुछ ही किसान हैं जो अभी पीछे नहीं मुड़े हैं, वो भी चंद दिनों में मुड़ जाएंगे और खेती पर काम शुरू करेंगे। ये काम हम लोगों ने बिहार में, उत्तर प्रदेश तो बगल है बिहार में, बिहार के किसानों ने, कल हमसे किसी किसान ने, किसी नौजवान ने कभी चर्चा की, जयप्रकाश जी ने कहा, स्टेशन पर जब आए तो उन्होंने पूछा कि बिहार में जो किसान है वो चाइना से ज़्यादा वहाँ पर चावल पैदा किया यहाँ बिहार के किसानों ने। मैंने कहा हाँ, तो हम तो चाइना को भी पीछे कर चुके हैं। कृषि रोड मैप का ही कमाल है, क्या चाइना को भी फेल किया बिहार के किसान चावल के मामले में, गेहूं के मामले में, आलू के मामले में। तो हम किसानों को आत्मनिर्भरता बढ़ाने की दिशा में काम कर रहे हैं, लेकिन किसानों को सिर्फ और सिर्फ आलू पर, प्याज पर, धान पर, गेहूं पर
मकई पर ये सब पर काम करने से उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होगी। उनकी वैकल्पिक खेती का भी हम लोगों ने किया है ताकि किसानों की आय बढ़े और किसान का बेटा किसानी छोड़ टकरा नहीं पड़े, ये योजना हम लोगों ने बिहार में शुरू किया। तो इस प्रकार से हमने बिहार में काम किया। मौका मिलेगा तो बिहार मॉडल को देश में लागू करेंगे ताकि इस देश के किसान को काम हो सके, इस देश की महिलाएं खुशहाल हो सके। महिलाओं को त्रिस्तरीय पंचायतों में पहले भाषण कर चुके हमारे नेता लोग 50% आरक्षण दिया, एकल पद पर आरक्षण दिया। आज हमारी महिलाएं को प्रमुख सलाम कर रही है। आज डीडीसी सलाम करता है जिला परिषद के अध्यक्ष, आज मुखिया को सलाम करता है, हमारा वीडियो सलाम करता है, हमारे प्रमुख को सलाम करता है। एक पावर हम लोगों ने महिलाओं को दिया और 33% महिलाओं को हमने सरकारी नौकरियों में भी आरक्षण दिया। आज राइफल टांग करके आज हमारी बेटियां आज हमारी सुरक्षा की भी गारंटी दे रही है। ये काम हम लोगों ने किया है, इसको समझने के लिए आज बिहार का जो मॉडल है आज पूरे देश में चर्चा का विषय है। आज बिहार में जो हम लोगों ने काम किया है, जहाँ के लोग सुनते हैं वो अच्छा कहते हैं और अच्छा ही सिर्फ नहीं कहते हैं, बहुत सराहना भी करते हैं। तो ये उत्तर प्रदेश का इलाका बिहार से सटा है। ये तो रोटी बेटी का भी रिश्ता है आसपास में, यहाँ की रिश्तेदारी वहाँ है, वहाँ की रिश्तेदारी यहाँ है। तो आप तो आते जाते रहते हैं, आप देख लीजिए कि बिहार कहाँ था और बिहार कहाँ पहुँच गया। इसी तरह से देश को भी पहुँचाना चाहिए। जो मौलिक सवाल है उसका हल होना चाहिए। रोटी का सवाल, रोजी का सवाल, महंगाई का सवाल, लोक रोजगार का सवाल से ध्यान भटकाने के लिए भारत सरकार ने तरह तरह की योजना चलाने की कोशिश करती है। लेकिन जो संविधान मानने वाले लोग हैं, जो संविधान की रक्षा करना चाहते हैं, उनको रोजगार चाहिए, उनको महंगाई को खत्म करना चाहिए, उनको देश की संपत्तियों को लूटने वाले को सबक सिखाना चाहिए। ये काम देश के लोग चाहते हैं। मुझे विश्वास और भरोसा है कि हम सब लोग मिलकर के देश जो आज बिकने के कगार पर है, बर्बाद होने के कगार पर है, उसको रोकने के लिए हम सब लोग उत्तर प्रदेश से इसकी शुरुआत कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश से ही दिल्ली जाने का रास्ता है, मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। बिहार में तो इनका भाजपा का पूरा हम लोग सुपारा साफ करेंगे। एक सीट भी भाजपा को हम लोग बिहार में जीतने नहीं देंगे। अब उत्तर प्रदेश की बारी है। उत्तर प्रदेश के नेताओं ने भी जिस तरह से कमर कसी है, यहाँ भी इस बार आसान नहीं है। यहाँ भी जो चुनौती है उसका उत्तर प्रदेश के लोग मुकाबला करेंगे और मुकाबला करके इनको जवाब देने का काम करेंगे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूँ। मुझे विश्वास और भरोसा है कि ये आंदोलन की धरती, ये अन्याय को बर्दाश्त नहीं करने वाली धरती है और इस धरती से हम लोगों ने शुरुआत किया है। इसका परिणाम बेहतर होगा, बेहतर नहीं बल्कि यही से भाजपा का उन्नयन होगा। यही कहते हुए अपनी बात को यही पर विराम देता हूं और अमलेश सिंह जी को और उनके साथियों को, जिन लोगों ने इस कार्यक्रम को शानदार तरीके से आयोजन किया, उनको धन्यवाद देता हूं। आगे आप सब बढ़ते रहें, हम सबकी शुभकामना और हम सब लोग का समर्थन आपको मिलता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम लोगों ने अपने लोकप्रिय मुख्य अतिथि बिहार सरकार में कैबिनेट मंत्री श्रीमान श्रवण कुमार जी को सुना। मैं कार्यक्रम में कुछ और चीजें हैं, उसके लिए मैं चाहूंगा कि